उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में आज शाम सीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। चुनाव से पहले ही होने लगे जीत के दावे। बीजेपी सीएम धामी के बलबूते प्रचंड बहुमत का कर रही दावा, तो कांग्रेस को भी इस बार सत्ता मिलने की उम्मीद। नानकमत्ता के संता गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। रोड नहीं वोट नहीं का नारा देकर प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। और 2022 की बिसात में आज देखिए कैसे बदले यमुनोत्री विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण। भाजपा के लिए कांग्रेस कम निर्दलीय ज्यादा बन सकते हैं चुनौती। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज होने वाली कैबिनेट बैठक की। तो बता दें कि कैबिनेट की आज बैठक है। आज शाम सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजर भूमि समेत कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक पर मंत्रिमंडल उप कमेटी की रिपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्ट वापस लेने की घोषणा की थी। ऐसे में 9 दिसंबर को शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में देवस्थानम प्रबंधन एक्ट का विधेयक खत्म करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है।
तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं और आशीष से जानेंगे कि आज कैबिनेट में क्या कुछ खास होगा और किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। देखिए, आज जो बैठक होनी है कैबिनेट की, वो संभवतः इस सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 से 3 बड़ी चीजें हैं, दो तीन बड़े प्रस्ताव हैं जो आज लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए भी शायद आखिरी कैबिनेट होगी और साथ ही साथ बीजेपी के लिए ये बीजेपी सरकार की भी आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। तो इसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए जो प्रस्ताव है, आज उसे कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकता है और इसके बाद वो विधानसभा में रखा जाएगा प्रस्ताव, जहाँ से उसको मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही नजूल भूमि का जो प्रस्ताव है, अभी सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का जो उनको अनुमति मिल गई है, उसके बाद अब इस पे भी कैबिनेट जरूर कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगी और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसी कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लाया जाएगा। इसके साथ ही भू कानून पे भी हो सकता है कि सरकार इस कैबिनेट में कोई प्रस्ताव ले आए या कोई शुरुआती कदम उठा ले, क्योंकि कम से कम बीजेपी सरकार ये कह पाएगी कि हमने भू कानून बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया था। तो मुझे लगता है कि 2 से 3 ऐसे बड़े प्रस्ताव हैं जिन पे आज कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है, ताकि चुनाव में जाना है बीजेपी को, बीजेपी इन मुद्दों को लेके जाएगी चुनाव में और यकीनन ये जो 2 से 3 बड़े मुद्दे आ सकते हैं। जी आशीष जी, जैसा आप बता रहे कि 2 से 3 बड़े मुद्दे आ सकते हैं और हाल फिलहाल में ये भी कहा जा रहा है कि गेस्ट टीचरों को लेकर जो मानदेय बढ़ाया गया था और खासा नाराजगी भी है गेस्ट टीचरों में, उनकी जो पदोन्नति है, साथ ही जो कहा जा रहा है कि उनकी लिस्ट कम की जा रही है, तो उसको लेकर क्या लगता है कि क्या कुछ खास होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा पेचीदा मसला है, क्योंकि इस मसले को कैबिनेट काफी वक्त से सुलझाने की कोशिश कर रही है लेकिन सुलझा नहीं पाई। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने मानदेय बढ़ाकर एक नाराजगी दूर करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो नाराजगी भी पूरी तरीके से दूर हो नहीं पाई है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के पद इतने सृजित हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में यकीनी तौर पर माना जा सकता है गेस्ट टीचर्स को लेके कोई कदम उठाया जा सकता है, कैबिनेट शायद इस पे कोई फैसला ले सकती है, कोई नया प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि इसकी अगर हम देखें कि ये एक नॉन पॉलिटिकल अप्रोच से इसको देखें तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल इस पे कोई बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। ये लगता है कि उलझा ही रहेगा फिलहाल, जब तक सरकार कोई इसमें इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है इस पूरे मसले को हल करने के लिए। जी आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया और बुलेटिन में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। चुनाव आए नहीं लेकिन जीत के दावे पहले ही होने लगे हैं। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अपने जीत के दावे करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राज्य मंत्री वन विकास निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार ने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यूथ के प्रदेश सुमित बुल्लड़ ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी का साथ न देकर कांग्रेस के हाथों में सत्ता सौंपेगी, लेकिन सत्ता पर काबिज होने का फैसला जनता ही करेगी। हमारा लक्ष्य तो 9 में से 9 सीट लाने का है और क्यों ना लाएं। हमारे पास हमारा अपना संगठन है, बूथ स्तर तक का संगठन है, हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो राष्ट्र हित से लेकर ग्रामीण हित तक की सारी चिंता करते हैं, तो क्यों ना 9 की 9 सीट आए हमारी। देखिए, इस देश में ख्वाब देखने की आज़ादी है। अगर वो हमारे साथी ख्वाब देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उनको खूब ख्वाब देखें, लेकिन वास्तविकता क्या है ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है, आप लोग जानते हैं। इस बार इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त है और पूरे प्रदेश भर में इनके हालात खराब हैं और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने प्रदेश में जा रही है। एक तरफ चुनावी मौसम में सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ आग उगल रहे हैं। विधानसभा उधम सिंह नगर के 69 विधानसभा क्षेत्र के नानकमत्ता के गांव संता के ग्रामीणों ने विकास नहीं होने पर 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए रोट नहीं वोट नहीं का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। लोगों ने इस बात की नाराजगी दिखाई कि क्षेत्रीय विधायक अपने ही क्षेत्र में आने की वजह जहमत नहीं उठाना चाहते, और तो और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि विधायक साहब है कौन, उन्हें तो यही नहीं पता।
हमारे यहाँ रोड नहीं है, इतनी परेशानी है, इतने साल हो गए, क्या कहते हैं, चल नहीं पाते हैं। अस्पतालों की जब पानी भर जाता है तो अस्पताल जा नहीं सकते हैं। अब कितनी रात को जब पानी भर जाता है तो हमारे बीमारी जो हमारे मरीज हैं वो हमारे घर ही में रह जाते हैं। इतने सालों से क्या कहते हैं, घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाते हैं। मेरे को मेन तो ये हमारे जो माननीय विधायक हैं प्रेम सिंह राणा जी, उनके बारे में बोलना है। वो सन 2012 में यहाँ चुनाव जीते थे, उनको तकरीबन 9 साल से ऊपर हो गया है। मेरे को 25 साल हो गए, मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी है। वो विधायक तो हैं लेकिन यहाँ हमारे एरिया में आओ ना, आप अपने एरिया में देखते हो। अभी वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पूछा था कि रोड कहाँ क्या विकास करना है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे एरिया का एक जगह का कुछ दिया ही नहीं, कोई लेखा जोखा उसमें नहीं है। मैंने उसमें जो लेख उन्होंने लिखा है मैंने उसको पढ़ा है। हमारा ये संतना गांव के बारे में कुछ बोला नहीं उन्होंने। बीजेपी भले ही विकास के दावे कर ले, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में विकास के काम हुए ही नहीं। हरिद्वार जिले के रानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी कार्यकर्ता ने क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि विधायक साहब का मूलभूत सुविधाओं के विकास पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है और क्षेत्रीय जनता विधायक साहब को पिछले 10 सालों से झेल रही है। हम सब यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। आज दुखी होकर के 10 सालों से विधायक को झेल रहे हैं। ये झेलना ही होता है कि वो सुनवाई नहीं करते। अगर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करेंगे तो दुख तो होगा। आज इसी कारण घर घर से महिलाएं, बच्चे, बड़े सब निकल कर आए और यहाँ विधायक के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। बाजपुर में यशपाल आर्य समेत उनके बेटे पर हुए हमले के बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। तो ऐसे में हरीश रावत ने खुले तौर पर यशपाल की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से मांग कर डाली। रविवार को इस मुद्दे पर गरमाई राजनीति की तस्वीर से जरा आपको भी रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे कांग्रेसी बाजपुर में यशपाल समेत उनके बेटे पर हमले के विरोध में ये नारे लगा रहे हैं। कल की घटना के बाद से ही कांग्रेस में आक्रोश दिखाई दे रहा है। देहरादून में इसके विरोध में कांग्रेसियों ने सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें रोक लिया। इससे गुस्साए कांग्रेस सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी यशपाल आर्य का हालचाल जानने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। यहां हरीश रावत ने यशपाल पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन लगा डाला और यशपाल की जान को खतरा बताते हुए हरीश रावत ने सुरक्षा की मुख्यमंत्री से मांग की। हेलो, हाँ नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हरीश रावत बोल रहा हूँ। गणेश गोदियाल जी भी हैं मेरे साथ और यशपाल जी के वहाँ आए हैं। इन पर तो इनको मार देने के लिए हमला हुआ है। तो इन पर जो कल हमला हुआ यशपाल आर्य जी पर, बाजपुर थाने के 20-25 मीटर की दूरी पर हमला हुआ। 2 केवल पुलिस वाले थे और जबकि सबको मालूम था ये घटना। उन्होंने ओपन थ्रेट दिया था कि यशपाल आर्य यहाँ आएंगे और ज्वाइनिंग करवाएंगे लोगों की, तो हम उनको जो है आने नहीं देंगे और उनका विरोध करेंगे। और इनकी गाड़ी को खोलने, इनको बाहर खींचने की कोशिश हुई। उसमें जिन लोगों ने इनको बचाया उनके ऊपर मैं नंगी पीठ का उसका सब आपके पास भेजूंगा वीडियो जो है, उससे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनको मार देने का ना। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो वहाँ के पुलिस प्रशासन पर कोई यकीन नहीं है, ये मरवा देंगे यशपाल आर्य। और दूसरा प्रशासन ये है, जो खनन से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इसके पीछे हैं, वो लोग कर रहे हैं और बिल्कुल बेतहाशा खनन हो रहा है वहाँ। और तीसरी बात यह है कि इनको सिक्योरिटी इमीडिएट प्रदान करवाइए यशपाल आर्य जी को। कुछ हो गया तो आप पर हम पर राजनीति तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी भर ये ब्लेम रह जाएगा और कुछ भी हो सकता है। किसी के एक गोली मारने में किसी को क्या जाता है? ना कुछ नहीं है। इनका गनर तक हटा दिया गया, अब भेजा इन्होंने। अरे वो कुछ भी है, वो एक महत्वपूर्ण आदमी है और पहले तो सारे राज्य की उसके प्रतीक हैं और विश्वास के प्रतीक हैं। और कम से एक वर्ग तो ऐसा है, क्या 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 जाएगा आप पर हम पर क्या कलंक लगेगा?
हाँ, आप अभी करिए इसकी व्यवस्था जो है, कोई दूसरा। ठीक है, थैंक यू। हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इस हमले के पीछे खनन माफियाओं का हाथ होने की आशंका जताई है। गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हिंसात्मक घटनाएं कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ, बल्कि सारे राज्य की जनता इस जो यशपाल आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ है, ये प्राणघातक हमला है। इनको जान से मार देने की साजिश का हिस्सा लगता है। हम पूरी कांग्रेस, पूरा उत्तराखंड इस कृत्य की घोर निंदा करता है। और जिस तरीके से यशपाल आर्य जी से सुरक्षा हटाई गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र बनाया गया। वैसे तो लोकतंत्र में इस प्रकार की हिंसक घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में और ख़ास करके इस डबल इंजन के राज में, जो कि केंद्र में भी वही विचारधारा और राज्य में भी वही विचारधारा शासन कर रही है, इस प्रकार की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखती है। यशपाल आर्य जी के लिए न्याय के लिए मांग करेंगे, उनके साथ न्याय होगा। हमने मांग की है कि सरकार उन्हें पुलिस उचित प्रोटेक्शन दे, इस घटना के दोषियों को सरकार अरेस्ट करे। यशपाल आर्य पर हुए हमले से आक्रोशित कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर सरकार से तुरंत एक्शन लिए जाने की मांग की है। बस देखना ये है कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर कब तक एक्शन लेकर दोषियों को बेनकाब करेगा। हालांकि इस मसले को लेकर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश और देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। इन दिनों कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेजी से बढ़ती जा रही है और इसी बीच किशोर उपाध्याय ने अपना दुख बयान के जरिए जाहिर किया है। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए बगैर किशोर ने नाम लिए अपना आरोप लगाया कि मैंने जिन्हें कंधों पर बैठाकर राजनीति के लिए पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने ही मेरे पैर काटने का काम किया है। हालांकि बचाव के तौर पर किशोर उपाध्याय ने यह भी कहा कि उनके राजनीतिक मतभेद भले ही हो, लेकिन पारिवारिक तौर पर हरीश रावत को वो एक बड़े भाई के तौर पर मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अच्छी बात है, हरीश रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और किशोर उपाध्याय के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जिसको भी किशोर उपाध्याय ने अपने कंधे पर चढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम किया, उसने कोशिश की कि किशोर उपाध्याय के पांव काट दो, लेकिन माँ भगवती की ऐसी कृपा रही कि कोई जो है मुझे कोई उस तरह से हानि नहीं पहुंचा पाया। जो राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाई 16-17 बार पहुंचा दी तो कोई बात नहीं, मैं उसका कोई बुरा नहीं मानता हूँ। वो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बड़े भाई हैं और मैं पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से अलग हो सकता है, लेकिन पारिवारिक रूप से हमारे बड़े भाई हैं और मैं उस हिसाब से उनका आदर भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं। आज हम बात करेंगे 2022 के बिसात की और उत्तरकाशी जिले की पुरोला और गंगोत्री विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा चुके हैं। आज हम आपको यमुनोत्री विधानसभा सीट के राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाएंगे और समझाएंगे कि इस विधानसभा सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसका कमजोर है। और इसमें आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। यमुनोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत यहां से विधायक चुने गए। हालांकि कभी केदार सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ राजनीतिक मैदान में है। यमुनोत्री विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां से अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कभी निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम सिंह पवार, जो इस वक्त बीजेपी में हैं, वो भी इस विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। प्रीतम सिंह पवार यमुनोत्री से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, मगर अभी तक खुलकर उन्होंने अपने दावेदारी पेश नहीं की है। इन दावेदारों की लिस्ट में जो दमदार दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, वो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी। जगवीर का यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बड़ा जनाधार है।
उधर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में इस सीट से संजय डोभाल बीजेपी के केदार सिंह रावत से हार गए थे। कांग्रेस के पास इस सीट पर फिलहाल कोई पक्के तौर पर दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर बड़े दावेदार की तलाश में है। निर्दलीय दावेदारों के नाम पर दीपक बिजलवाड़ का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में दीपक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच बिजलवाड़ की मजबूत पकड़ है। सियासी समीकरणों को बारीकी से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस कम और निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये तो 2022 के लिए बन रहे सियासी समीकरणों की तस्वीर थी, लेकिन अब तक के विधानसभा चुनाव में हुए मुकाबले में इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड कैसा रहा, चलिए इसको भी समझ लीजिए। 2002 में पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह को हराया, जबकि 2007 में पासा पलट गया और कांग्रेस के उम्मीदवार केदार सिंह ने उक्रांद के प्रीतम सिंह को पटकनी देकर हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उक्रांद के प्रीतम सिंह पवार दूसरी बार विधायक चुने गए और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस के केदार सिंह भाजपा के हो गए और पार्टी ने उन्हें यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। केदार सिंह रावत ने 2017 में कांग्रेस के संजय डोभाल को इस सीट से हराकर जीत हासिल की थी। यमुनोत्री विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को समझने के बाद एक ही लबोलवाब निकलकर सामने आता है कि कभी उक्रांद तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ मात देती आई है। लेकिन 2022 की बिसात में उभरे नए समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाईकमान टिकट को लेकर किस पर दाव खेलेगा, ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। विकासनगर में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी मुस्तकीम को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो बता दें कि विकासनगर में बुजुर्ग दंपति के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को रचा था। देखिए, विकासनगर में जो था लूट का अपराध पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि रात को घर में घुसकर अभियुक्त के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आज उसको गिरफ्तार किया गया है। उसमें लूट का जो सामान है वो भी बरामद किया गया है, जिसमें आभूषण और इसका मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा भी चीजें बरामद हुई हैं। इससे जब पूछताछ की गई अभियुक्त से, तो अभियुक्त ने बताया कि वहां पर बुजुर्ग दंपति रहती थी और इसको वेयर अबाउट पता थे उस घर के, इसलिए पर्टिकुलरली वही घर इसके द्वारा टारगेट किया गया था। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसके बारे में मालूमात की जा रही है कि कहां पर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। तो वहीं देहरादून के रायपुर में भी लूट की घटना को पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि रायपुर में एटीएम से पैसे निकालकर घर जा रही महिला के साथ आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामला कल रायपुर में एक स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें महिला एटीएम से पैसे निकाल कर आ रही थी और उससे पैसे छीन लिए गए थे। तो उसमें हमारी टीम्स अलर्ट थी। दौरान चेकिंग जब उनको कोई संदिग्ध दिखा, तो जब उन्होंने हाथ देकर रोकने की कोशिश करी, तो जब जो बाइक सवार थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें ब्लॉक किया गया और दो अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सचिवालय में आज शाम सीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। चुनाव से पहले ही होने लगे जीत के दावे। बीजेपी सीएम धामी के बलबूते प्रचंड बहुमत का कर रही दावा, तो कांग्रेस को भी इस बार सत्ता मिलने की उम्मीद। नानकमत्ता के संता गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। रोड नहीं वोट नहीं का नारा देकर प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। और 2022 की बिसात में आज देखिए कैसे बदले यमुनोत्री विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण। भाजपा के लिए कांग्रेस कम निर्दलीय ज्यादा बन सकते हैं चुनौती। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं,
बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार।